हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर एट FY बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर का 6th चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्ट किया है कॉस्ट रिलेटेड प्राइसिंग के मेथड। इसमें हम सीखने वाले हैं कि एक प्रोड्यूसर जब भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करता है तो कौन से कॉस्ट के मेथड्स को वो अडॉप्ट करता है। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि पब्लिक सेक्टर फर्म है तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग को जब लेती है तो किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करती है। यानी सम टाइम उसने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट था, वहाँ पे उसने प्राइस डिसाइड किया। कहीं कहीं पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू था, जो शुरू से ही हमारे इक्विलिब्रियम का एक एनालिसिस रहा है। हमारी मैक्सिमम थियरी इसी अप्रोच को जो है वो सपोर्ट करती हैं कि एक प्रोड्यूसर वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करता है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन ये स्ट्रेटजी पब्लिक सेक्टर फर्म्स कहीं कहीं पे अडॉप्ट नहीं करती है। फिर हमने देखा कि यही मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मोनोपोली फर्म में किस तरह से अडॉप्ट होती है। उसमें भी हमने देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे जब एक मोनोपोली अपनी प्राइस को डिसाइड करता है तो वो हायर प्राइस थी। तो क्या किया फिर गवर्नमेंट ने उस मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू पर डिसाइड किया ताकि प्राइस थोड़ी कम हो। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब आज हम देखेंगे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में जनरली आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। अब इस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, दैट इज एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, या इसको बोलते हैं फुल कॉस्ट प्राइसिंग, या इसको हम बोलते हैं मार्कअप मेथड। अब ये क्या होता है, अलग अलग नामों से हम बुला रहे हैं, तो है तो एक ही मेथड लेकिन अलग अलग वे से हम उसे बुलाते हैं। क्या क्या कहा हमने, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है तो भी सेम मेथड, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग है तो भी सेम मेथड, फुल कॉस्ट प्राइसिंग है तो भी सेम मेथड, और सबसे स्पेशल जो मैंने नाम लिया मार्कअप मेथड। ये मार्कअप प्राइसिंग मेथड ये क्या होता है, मार्कअप पे जब हम बात करते हैं तो ये एक परसेंटेज होता है जो हम उस कॉस्ट पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, जनरली जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करता है, उस समय वो क्या सोचता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और उस मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए स्ट्रेटजी बच्चों हमने क्या सोची, जहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बराबर बच्चों, अब तक हमने हर इक्विलिब्रियम के लिए यही टारगेट जो है, यही एक मेन जो मेथड है उसको अडॉप्ट किया कि जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल था, वहीं पे एक प्रोड्यूसर जो है अलग अलग मार्केट में, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे ओलिगोपोली हो, हर एक मार्केट में हमने उसी स्ट्रेटजी को अपनाया जहाँ पे प्रोड्यूसर को इस मेथड यानी इस अप्रोच से, MRMC के अप्रोच से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। लेकिन हमेशा इंडस्ट्री में सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन प्रिवेल नहीं होती है, सरकमस्टांसेस बदलते हैं। आप जब सरकमस्टांसेस बदलते हैं, कंपटीशन टफ होती है, प्रोड्यूसर्स को मार्केट में सरवाइव करना है, तो उस समय जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस को कंसिडर करते समय वो अलग अलग कॉस्ट के मेथड्स को भी फोकस करते हैं। यानी अपना जो परसेंटेज है दैट इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट का सम टाइम वो लीव इट कर लेते हैं। यानी उन्हें लगता है अगर उन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर दिया तो भी चलेगा, कम से कम उनकी प्रोडक्शन तो चालू रहेगी, कम से कम उनका बिजनेस तो चलता रहेगा, एटलीस्ट रेगुलर इनकम तो उनको मिलती रहेगी। तो इस तरह की स्ट्रेटजी में बहुत से प्रोड्यूसर जो हैं वो फॉलो करते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। अब इस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड को, जिसको हमने एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग भी कहा, फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड भी कहा, मार्कअप मेथड भी कहा, किसी भी वे में आपको दे, आपका आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। और हाँ, इसी मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सम टाइम आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, वो भी बहुत इजी है क्योंकि इसी मेथड के साथ मैं उसको भी एज एग्जाम्पल करके लूँगी और वो भी हम सॉल्व करेंगे। और इतना इजी मेथड है, यानी यू कैन ईजिली अटेम्प्ट इट।
और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये पूरा अच्छी तरह से वीडियो कम्प्लीटली देख लिया। ओके बच्चों, तो ये बहुत ईजी मेथड है और यू नो दैट कि हमारा तो मेन एम रहता है हर एक टॉपिक को सिंपल बनाना, ईजी बनाना, और ये मेथड भी आपके लिए बहुत ईजी है। तो पहले लिखते हैं कि ये मार्कअप मेथड यानी ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड ये है क्या ना। इस मेथड के थ्रू प्राइसेस जो हैं वो फिक्स की जाती हैं यानी सेटअप की जाती है बाय एडिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो जनरली बच्चों आपको पता है कि जनरली हमारी कॉस्ट में जो हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस टोटल कॉस्ट के दो हिस्से रहते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमेशा हमने देखा कि जब भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करता है, सेटअप करता है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करने की कोशिश करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो फिक्स्ड कॉस्ट उसने इंकर की है उसका हिस्सा भी वो रिकवर करने की कोशिश करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ओवरहेड कॉस्ट है वो भी अगर इंकर हुई हैं तो उन्हें भी वो रिकवर करने की कोशिश करता है। यानी उसकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को तो रिकवर कर ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक परसेंटेज जो है वो परसेंटेज कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट NP, एक रेगुलर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो भी रिकवर करने की कोशिश करता है। वैसे वो डिसाइड करता है सेलिंग प्राइस यानी SP। तो सेलिंग प्राइस जनरली किस तरह से डिसाइड करता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कुछ और अदर ओवरहेड कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा इंक्लूड होता है, और दूसरा होता है मार्कअप। अब जब मार्कअप की हम बात करते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज कहा, अब ये परसेंटेज बच्चों हमेशा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब हर इंडस्ट्रीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, सरवाइव करने की अपनी कंडीशंस होती हैं। कहीं पे प्रोड्यूसर ने देखा कंपटीशन भाई बहुत टफ है, तो उन्होंने यहाँ पे मार्कअप का जो परसेंटेज उन्होंने डिसाइड कर लिया वो 10% डिसाइड कर लिया। कहीं पे अच्छा मार्जिन है वो रिकवर कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है, उन्होंने मार्कअप परसेंटेज को 20% कर दिया, तो कॉस्ट का 20% जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से वो मार्कअप डिसाइड करते हैं। अब ये मार्कअप जो है वो हम कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं आज आपको एक एग्जाम्पल भी बता रही हूँ जो बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे आपसे पूछा भी गया है। अब उस यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम में हमने बहुत बार एक प्रॉब्लम देखा है कि सपोज़ मैं कहती हूँ ABC लिमिटेड कंपनी है जो लेदर की डायरीज़ बनाता है। लेदर की डायरीज़ जो इसमें हम बहुत सारे अपने डेली के शेड्यूल जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी अपॉइंटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दैट हम प्लानिंग करके प्रॉपरली चलते हैं, क्योंकि सक्सेस का मेन जो मंत्रा रहता है वो तो प्लानिंग ही होती है बच्चों। तो सपोज़ जो है ABC कंपनी है वो डायरीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उस डायरी में अभी जैसे कुछ मैंने यहाँ पे आपको कुछ दिया है, जैसे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दोज डायरी, जो डायरीज़ को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो उसमें चाहिए या यूज़ ऑफ मशीनरी जो उसमें लगा, वो टोटल 3 लाख लगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट जो है। अब फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है यानी उसमें वो एडवर्टाइजमेंट की अलग अलग स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर रहा है। अब सेलिंग कॉस्ट हमने देखा है किस तरह से एक प्रोड्यूसर सेलिंग कॉस्ट को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन की तरह यूज़ करता है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट उनकी सेलिंग को प्रमोट करता है। खाली प्रोड्यूस करना उनका टारगेट नहीं है, सेल करना उनका मेन टारगेट होता है ताकि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे। अब उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी पे उनका खर्चा कितना आया, 1 लाख। अच्छा, ओवरहेड कॉस्ट में उन्होंने रेंट बताया है और कुछ एक्स्ट्रा जो फिक्स्ड है वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया, दैट इज़ 1,50,000। ओके बच्चों, अच्छा और उन्होंने क्या कहा है, वेरिएबल कॉस्ट और भी है जो पर यूनिट है 10, लेकिन बजटेड सेल्स वॉल्यूम यानी उनका सेल कितने यूनिट्स हैं, 2 लाख। अब जब बजटेड सेल्स वॉल्यूम 2 लाख है और मार्कअप रिक्वायर्ड यानी उन्हें उनके ऊपर जो प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए वो है 20%। ओके, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग कॉस्ट ऑन द फुल कॉस्ट बेसिस। अब उन्होंने आपसे सवाल पूछा, ये पूरी इंफॉर्मेशन
वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में देंगे। मैंने यहाँ डेलिबरेटली उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन बच्चों मैंने इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम इसी मेथड के बाद आपको दिया हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये पूछा भी जाता है और बहुत इजी है। विद इन फ्यू मिनट्स आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एंड यू विल बी गिवन द फुल मार्क्स, फुल में से फुल। तो बहुत इजी है मैंने कहा। तो ये मैंने थियरी का क्वेश्चन भी दिया है और सॉल्व करके भी दिया। तो इस तरह से फॉर्मेट मैंने बना दिया, जैसे मैंने पर्टिकुलर्स लिखा, अमाउंट लिखा। ओके बच्चों, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो सेम मैंने कॉलम में डाल दी 3 लाख। देन फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 1 लाख हमने कर दी। ओके, देन ओवरहेड कॉस्ट जो है दैट इज़ 1,50,000, ये भी कर दिया। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है, अब वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने क्या दिया, पर यूनिट उन्होंने 10 रुपीज़ दिया, लेकिन हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कितना सेल्स वॉल्यूम है, दैट इज़ 20,000 यूनिट्स। तो ये 20,000 यूनिट्स को मैंने मिटा दिया। ओके बच्चों, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ₹10 इंटू 20,000 यूनिट्स। ओके बच्चों, अब 20,000 को अगर आप 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 लाख। देखो ये खर्चा जो है वो किस पे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पे। अब मार्कअप, मार्कअप कितना है, 20%। तो देखो 20% उनका मार्कअप है। अब बच्चों 20% जो मार्कअप है, जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया, पहले तो हम ये टोटल कॉस्ट इधर निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 3 लाख प्लस 1 4 लाख प्लस 1,50,000 यानी 5,50,000 और ये 2 लाख यानी 7,50,000 बराबर। अब ये 7,50,000 है। अब इस पे है मार्कअप। अब मार्कअप कितना रहेगा, इस 7,50,000 का 20%, 20% यानी 20/100। ओके, अब आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब जैसे आपने यहाँ 2 ज़ीरो दिए, 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिया, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ 7,50,000 अगर 10% है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ज़ीरो छुपा लेते हैं। 7,50,000 है, 10% कितना हुआ, 75,000। अगर ये मैं जीरो एक गायब कर दूँ, फर्स्ट प्लेस यूनिट प्लेस की गायब कर दूँ, तो ये मेरा 10% है यानी 75,000। तो 20% क्या हो जाएगा, उसका डबल। 75,000 का डबल कितना होगा बच्चों, बराबर सोचा 1,50,000। तो ये 1,50,000 जो है ये प्रोड्यूसर को चाहिए मार्कअप यानी नॉर्मल प्रॉफिट। कितना सोचा उसने, 20%। मार्कअप 7,50,000 जो टोटल कॉस्ट थी उसका उसे चाहिए 20% यानी 1,50,000। अब ये आया उसका टोटल सेलिंग प्राइस। ओके, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया बच्चों, 7.5 लाख में अगर हम 1.5 लाख ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 9 लाख। ओके, अब उसने पूछा था कि इस फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड से या मार्कअप मेथड से या एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, कैसे भी पूछे, आप बताओ ईच डायरी की सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो बस देखो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डायरी, ईच डायरी की कितनी रहेगी बच्चों, ये जो 9 लाख है इसको मैं डिवाइड करूंगी 20,000 यूनिट से, बराबर बच्चों, क्योंकि 20,000 डायरी हमने बनाई है। अच्छा, ये 4 ज़ीरो गायब हो जाएंगे। हमारा बच्चा 90/2, 2 1 और 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। तो सेलिंग प्राइस यानी SP ऑफ ईच डायरी कितना हुआ है बच्चों, दैट इज ₹45। ये है आपका आंसर। ये होता है मार्कअप मेथड। मार्कअप मेथड में जनरली, अब देखो आपने एक प्रॉब्लम समझ लिया, अब ये प्रॉब्लम समझने के बाद अभी देखो आपको ये पूरा मेथड इजी लगेगा। मार्कअप में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइजेस आर सेटअप बाय एडिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट के परसेंटेज को डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा ये प्रॉफिट के परसेंटेज जो है, ये जो मार्कअप है ये डिफरेंट होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री।
कहीं पे उनको लगता है कंडीशन सर्वाइव करना आसान नहीं है, उन्होंने 10% रखा। यहाँ प्रोड्यूसर को लगा नहीं मैं कर पाऊँगा, तो उसने 20% का मार्कअप रखा। अब ये मार्कअप भी वो क्यों रखते हैं, उसके पीछे भी रीज़न होता है। एक प्रोड्यूसर को एक अश्योरेंस चाहिए कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा। अब सर्टन डिग्री ऑफ प्रॉफिट उसे मिलता रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा खर्चे, कभी कभी कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी कभी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, कभी लेबर को ज़्यादा वेजेस देनी पड़ती हैं, या सपोज़ कभी सेलिंग कॉस्ट पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इस तरह से एक प्राइस में स्टेबिलिटी लानी है कि मैंने एक बार प्राइस रख दिया, सेट कर दिया, तो कमिंग ईयर में 3-4 ईयर्स में मैं प्राइस चेंज नहीं करूँगा। ऐसी स्ट्रेटजी को यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को माइंड में रख के ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड जो इजी है, जो पॉपुलर है, बहुत से प्रोड्यूसर्स फॉलो करते हैं, ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो कर देते हैं। तो ये एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है कि किस तरह से मार्कअप को डिसाइड किया जाए। अब हमने कहा कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री तो वो डिफरेंट रहता ही है, लेकिन जब हम कॉस्ट भी देखते हैं ना बच्चों, ये कॉस्ट मेन होता है मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। क्योंकि जब हम उस स्ट्रेटजी से जाते हैं जहाँ पे हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, तो उसमें मार्जिनल रेवेन्यू यानी एडिशनल रेवेन्यू कितना मिलेगा, सेल से मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम रेवेन्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे हाथ में जो कॉस्ट है, जो हम इंकर कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो हमें क्लियर कट मालूम है। उस पर हमने थोड़ा अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर दिया। भाई हम इतना सारा बिजनेस का स्ट्रेस ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा तो रिटर्न हर कोई चाहेगा, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न। और उसके लिए अच्छा, अब मैंने कहा मार्जिनल कॉस्ट। जब हम फुल कॉस्ट जब इसमें कंसिडर करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। और वो वेराइटीज़ क्यों हम लोग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स में अलग अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसका वर्किंग हर प्रोड्यूसर कैसे फाइंड आउट कर रहा है वो डिफरेंट रहता है। यानी जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेना, किसी ने एक्सप्लिसिट के साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी ले लिया, तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स आते हैं। और प्लस डिग्री ऑफ कंपटीशन के हिसाब से किसी ने 10% डिमांड किया, किसी ने 15% डिमांड किया, किसी ने 20% रखा, किसी ने 25% मार्जिन रखा। तो ये मार्कअप का परसेंटेज यानी डिफरेंट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन जो मार्केट में प्रिवेल करता है। ओके बच्चों, अच्छा ये तो हमने एक एग्जांपल कर लिया जो बहुत आसान था, बहुत बार यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा भी गया और इजीली आप सॉल्व भी कर सकते। ओके बच्चों, अच्छा अब आते हैं अब उसकी मीनिंग पे। आपने पूरा मेथड अच्छी तरह से समझ लिया, तो मीनिंग क्या कहते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड है, इट इज़ अ प्राइसिंग का स्ट्रेटजी, एक मेथड इन विच सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एडिंग अ स्पेसिफिक मार्कअप। हम उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। यानी हेयर फॉर्म एस्टिमेट क्या करता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अदर ओवरहेड कॉस्ट, और उस टोटल कॉस्ट में वो क्या करेगा, कुछ परसेंटेज ऑफ मार्कअप डिसाइड कर लेता है। तो बाय एडिंग अ स्पेसिफिक मार्कअप टू अ प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट, जैसे मैंने कहा यहाँ पे दिखाया आपको, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या मार्कअप। समझो बच्चों, आपको ओवरहेड कॉस्ट नहीं भी याद आया तो भी आपका ये राइट है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मार्कअप, तो भी आपका राइट है। यानी सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ बुक्स में आप देखोगे एक और फार्मूला आपको मिलेगी, और वो फार्मूला क्या है, मार्कअप यानी M इज इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट, जो आपका एवरेज कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। यानी जब हम बात करते हैं प्राइस माइनस कॉस्ट, देखो सपोज अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल बहुत सिंपल लेती हूँ। सपोज मैंने जो प्राइस डिसाइड की, P यानी प्राइस डिसाइड की किसी यूनिट की, मैंने 120 रुपया मैंने प्राइस डिसाइड की, और जो कॉस्ट है वो सपोज मेरे टोटल कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, तो डिवाइडेड बाय 100। ओके, क्योंकि कॉस्ट अपॉन कॉस्ट से हम डिवाइड करके देख रहे हैं, तो हमें मार्कअप का परसेंटेज मिल जाता है। तो 120
जो मेरा प्राइस था, उसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 100, तो कितना मिला बच्चों 20। तो ये जो P माइनस सी है, P माइनस सी यानी पता है क्या है, प्रॉफिट मार्जिन, यानी पर यूनिट के पीछे मुझे 20 रुपया बचेगा। प्राइस है 120, कॉस्ट है 100, यानी 20 रुपया मुझे पर यूनिट के पीछे मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो P माइनस सी इज अ प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन जब मैं उसको कॉस्ट से डिवाइड करके देखती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा 0.2, यानी ये मेरा मार्कअप है, दैट इज एम। तो देखो आपका कोई भी फॉर्मूला इजी है, मैंने तो आपको इजी दे दिया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहो, ओवरहेड कॉस्ट कहो, मार्कअप उसमें हम ऐड कर देते हैं, यानी कॉस्ट जो है उसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर होनी चाहिए, आपके ओवरहेड जो चार्जेस हैं वो भी रिकवर होने चाहिए, और उसमें कुछ ऐड कर दो अपना मार्कअप। तो रेगुलरली हर प्रोड्यूसर नॉर्मल प्रॉफिट 10 to 15% तो चार्ज कर लेता है, जो वो उसका मार्कअप लेवल रहता है। इसकी वजह से इस मेथड को मार्कअप मेथड भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो बस हो गया आपका ये, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, मीनिंग लिखा, अब आते हैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में। बहुत आसान है। पहला इट ब्रिंग्स अ नॉर्मल प्रॉफिट टू अ प्रोड्यूसर। इससे एक प्रोड्यूसर को एक अश्योरेंस रहता है कि भाई ये प्रोडक्ट सेल करने के बाद मुझे नॉर्मल प्रॉफिट तो पक्का मिलेगा। सेकंड, इट विल लीड्स टू अ प्राइस स्टेबिलिटी। अब क्या है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, समझो थोड़ा अगर बीच में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा भी हो गया, तो जो प्रोड्यूसर है ही विल नॉट चेंज द प्राइस, क्योंकि उसमें उसने मार्कअप परसेंटेज ऑलरेडी ऐड करके रखा है। समझो उसमें 10% उसने ऐड करके रखा है, 15% ऐड करके रखा है, और कॉस्ट सपोज अगर कुछ रॉ मटेरियल की कॉस्ट 5% बढ़ जाती है, 2% जो है सपोज लेबर की वेजेस भी बढ़ जाती है, फिर भी उसको लगेगा 15% में से 7% गया, फिर भी 8% तो मिल रहा है, तो प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, लॉन्ग रन में उसे सर्वाइव करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड अ रीज़न फॉर प्राइस इंक्रीज। क्योंकि मार्कअप हो जाता है, यानी ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में एक रीज़न मिल जाता है कि अगर फ्यूचर में हमें कंपटीशन को सस्टेन करना है, चलाना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो ये मेथड एक प्रोड्यूसर को एक काफ़ी लॉन्ग रन बैकअप देता है। नेक्स्ट है, ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है टू यूज़ दिस मेथड। क्लियर बच्चों? देखो सब इजी है ना, आपके एडवांटेजेस बहुत इजी। पहला, ये नॉर्मल प्रॉफिट प्रोड्यूसर को पक्का देता है, प्लस प्राइस की स्टेबिलिटी लेके आता है, प्लस एक रीज़न मिल जाता है, बैकअप मिल जाता है कि वो प्राइस को सेट कर सके आराम से, और ये बहुत इजी है, सिंपल है कैलकुलेट करना दिस मेथड। ओके बच्चों, चलो ये चारों आपको मेरिट्स याद हो गए। अब आते हैं डी मेरिट्स में। अब डी मेरिट्स हैं, अब हर इकोनॉमिस्ट की सोच अलग अलग है। उन्हें लगता है कि ये मेथड कहीं कहीं पे कुछ वीक पॉइंट्स हमें दिखा देता है, क्योंकि हर एक का, मैंने क्या कहा कि सोचने का अंदाज़ अलग होता है, तो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कुछ जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जब हम अपने एंगल से एक प्रोड्यूसर प्राइस डिसाइड करता है तो एक वन साइडेड अप्रोच है। हमने सोचा, यानी हमने अपनी कॉस्ट को फोकस किया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मैंने वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा भी मैंने रिकवर किया, और प्लस कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो मैंने मार्कअप के फॉर्म में इंक्लूड कर दिया। ओके, वो मैंने प्राइस से रिकवर कर लिया। लेकिन ये क्या है, मेरी सोच है। मैंने यहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड को कंसिडर नहीं किया, क्या वो इस प्राइस पे मेरे गुड्स को डिमांड करेगा, कस्टमर की टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, चॉइस क्या है, वो मैंने इग्नोर किया। तो दिस मेथड डू नॉट कंसिडर कंज्यूमर का टेस्ट हो या प्रेफरेंस हो या डिमांड हो, यानी ये क्या हो जाता है बच्चों, ये एक वन साइडेड अप्रोच माना जाता है। ओके बच्चों, तो ये वन साइडेड है, ये कुछ इकोनॉमिस्ट की सोच। कुछ इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि दिस मेथड डू नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यानी जब मैं ये प्राइस डिसाइड करूँगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या रिएक्ट करेंगे, यानी वो जो मैंने मार्कअप का परसेंटेज सपोज उसमें मैंने डाल दिया, मैंने 10% चार्ज कर दिया,
तो दूसरे जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं जो ऑलरेडी 15% ले रहे थे, नाउ दे विल आल्सो कीप द मार्कअप सेम 10%, क्या वो भी प्राइस कम कर देंगे? तो कॉम्पिटिटर का रिएक्शन क्या होगा ये कोई भी गेस नहीं कर सकता है। तो दिस मेथड डू नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, इट इग्नोर राइवल्स का रिएक्शन इन प्रिस्क्राइबिंग अ प्राइस फॉर द फर्म्स का प्रोडक्ट। जब हम फर्म्स की प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं तो मेरा कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, तब का तब सोचा जाएगा, फिर उसी हिसाब से हम अपनी सेलिंग कॉस्ट की स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। तो इस तरह की जो नॉर्मल टेंडेंसीज़ हैं वो हमेशा एक प्रोड्यूसर फॉलो करता है। थर्ड है, ये मेथड जो है वो डू नॉट क्लियरली शो द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। हमने कॉस्ट को कैसे लिया, मैंने कौन सा मेथड लिया, एक्सप्लिसिट मेथड से मैंने फाइंड आउट किया, इम्प्लिसिट मेथड से फाइंड आउट किया। बच्चों यू नो दैट हमने कॉस्ट एनालिसिस फर्स्ट टर्म में किया हुआ है, हर मेथड को हमने ध्यान से देखा है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे जब एक प्रोड्यूसर कॉस्ट को कंसिडर करता है तो हर टोटल कॉस्ट के वर्किंग का मेथड हर प्रोड्यूसर का अलग होता है। कोई सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर करता है, यानी अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता है, लेकिन कोई उसको भी कंसिडर करता है। तो इस तरह कुछ अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। तो हर चीज़ को यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि किस तरह से उन्होंने कॉस्ट को कंसिडर किया। तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट की ऐसी सोच है, उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हम इस मेथड से जाते हैं तो इट डू नॉट क्लियरली शो द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, देन फोर्थ हमें दिख रहा है, इट इग्नोर द सिग्निफिकेंस यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब बच्चों यू नो दैट इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है इन टेकिंग द प्राइसिंग का डिसीजन। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब पहले मैं ये बता दूं आपको, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमेशा जब अगर मुझे कुछ एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करे तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगेगा, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, उसके लिए मेरा और प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा आएगी, मशीनरी ज़्यादा आएगी। तो सपोज़ अगर ऐसा कोई इफ़ेक्ट आया तो वो यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया। यानी इस मेथड में हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट का इफ़ेक्ट क्या आएगा वो हमने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इस मेथड ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया, ऑन अकाउंटिंग कॉस्ट ओनली। देखो ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि इसने इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसने सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। यानी आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, ओवरहेड कॉस्ट क्या होंगी, और उस पर आप थोड़ा अपना जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, नॉर्मल प्रॉफिट का, मार्कअप का डाल दो और सेलिंग प्राइस फिक्स कर दो। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है, प्लस उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म वो भी कंसिडर करना है कि अगर मार्जिनलिज्म यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी जब मैं एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करूँगी तो उसके लिए मुझे कितना और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ये भी मुझे सोचना है एडवांस में। जैसे मेरे प्रोडक्ट का गुडविल बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, तो उसके लिए आई हैव टू कम मोर एंड मोर डिमांड फ्रॉम द मार्केट। तो उसके लिए मुझे फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट का भी तो एस्पेक्ट जो है वो मुझे ध्यान में रखना है। तो इसके लिए उसने क्या कहा, कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये कंसिडर किया कि इट इग्नोर द सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन प्राइसिंग डिसीजन। और इस मेथड ने ज़्यादा सिग्निफिकेंस किसको दिया, अकाउंटिंग कॉस्ट को। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही इजी आपका शॉर्ट नोट है। आई होप सो, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अगर ये मेथड आपसे पूछा गया तो यू विल डेफिनेटली रॉक ऑन, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, link is given in the description box. Thank you.